Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज का टेस्ट डालने में थोड़ा टाइम लग गया है और क्लासें भी थोड़ी लगभग 11 बजे तक आ पाएगी। तो मित्रों, इसके लिए खेद है क्योंकि कुछ काम था। तो चलिए मित्रों, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार हिंदी सेक्शन का टेस्ट नंबर 9 आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार ये टेस्ट रहने वाला है। तो मित्रों, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखने वाले हैं और बिल्कुल आपको 30 प्रश्न मिलेंगे संपूर्ण सिलेबस से, चाहे आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी हो, चाहे आपके लैंग्वेज सेकंड हिंदी हो। बहुत ही शानदार पेपर है दोनों लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी या लैंग्वेज सेकंड। तो मित्रों, शुरू करते हैं टेस्ट को। कमेंट करके जरूर जाना, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, नहीं लगता है तो डिसलाइक भी जरूर करना, कुछ तो कुछ जरूर करना। शुरू करते हैं मित्रों। पहला प्रश्न आता है, साथियों पहला प्रश्न है, कुछ बातों में अपना अलग अलग जीवन बिताए परंतु सारे मानव समाज की एकता सतत सामने रखनी चाहिए। रेखांकित पद अलग अलग जो ये शब्द है इसमें कौन सा समास है? अलग अलग जो ये शब्द है इनमें समास देखना है आपको। अविभाव समास है, तत्पुरुष समास है, या क्रमधारय समास है, या बहुव्रीहि समास है। तो साथियों, इसका राइट आंसर बताइए, आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों, इसका राइट आंसर आता है अविभाव समास। कौन सा समास है? अलग अलग शब्द में अविभाव समास है, क्योंकि जहां पर अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वहां अविभाव समास होता है। मित्रों, इस प्रकार इसका प्रथम आंसर सही रहेगा। बिल्कुल ग्रामर के और टीचिंग मेथड के दोनों के प्रश्न आपको इस टेस्ट में मिलने वाले हैं। मित्रों, दूसरा प्रश्न देखने वाले हैं। सेकंड प्रश्न आता है आपके लिए, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि देखना है। संस्कृति, बहिष्कृत, अहिंसा और अविभाज्य। तो साथियों, इसका राइट आंसर बताएं कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें विसर्ग संधि है? मित्रों, इसका राइट आंसर आता है बहिष्कृत शब्द में विसर्ग संधि है। बहिष्कृत का संधि विच्छेद होता है बहि प्लस कृत। क्या होता है? बहि प्लस कृत बराबर शब्द बनता है बहिष्कृत। संस्कृति में व्यंजन संधि है सम प्लस कृति बराबर संस्कृति। अहिंसा में कोई संधि नहीं है, अ प्लस हिंसा। अविभाज्य में भी कोई संधि नहीं है। तो मित्रों, दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है? राष्ट्र, योगी, सत्य और घर। तो साथियों, कौन सा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 3 में? मित्रों, इसका राइट आंसर आता है चौथा विकल्प सही है। तत्सम शब्द घर शब्द में, घर शब्द तत्सम शब्द नहीं है। देखिए, राष्ट्र तत्सम शब्द है, योगी का योगी, तो योगी भी तत्सम है, सत्य भी तत्सम है, लेकिन घर शब्द क्या है? तद्भव है। तो मित्रों, यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे साथियों। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इत प्रत्यय का, ये देखो, दंडित, संस्कृति, बहिष्कृत और प्रजाति। तो साथियों, राइट आंसर बताइए कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मित्रों, इसका राइट आंसर आता है दंडित शब्द में इत प्रत्यय लगा है, दंड प्लस इत। संस्कृत में इत प्रत्यय नहीं है, सिर्फ ई प्रत्यय है, संस्कृत प्लस ई। बहिष्कृत में कोई प्रत्यय नहीं है, प्रजाति में भी नहीं है। देखिए, तो मित्रों, इत प्रत्यय का प्रयोग सिर्फ किस में है? दंडित शब्द में है। प्रथम विकल्प यहाँ पे सही है साथियों। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। योगी, कवि, विज्ञानी और कलह। तो मित्रों, राइट आंसर बताइए कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है? साथियों, इसका राइट आंसर आता है कलह शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, कलह शब्द में भाववाचक संज्ञा है, योगी में जातिवाचक है, विज्ञानी में जातिवाचक है, कवि में जातिवाचक है। तो साथियों, चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे मित्रों। छठा प्रश्न आता है, आज देश भ्रष्टाचार और महंगाई की
विभीषिका से जूझ रहा है, यह वाक्य किस काल का है? अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल। साथियों सबसे पहले देखिए, जूझ रहा है मतलब अभी की बात की जा रही है तो वर्तमान तो आएगा, लेकिन वर्तमान में कौन सा आएगा? राइट आंसर बताइए साथियों। राइट आंसर है अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि जूझ रहा है, ऐसा तो है ही नहीं कि भाई अभी आने वाले समय या फिर वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल का बोध नहीं करा रहा है। पूर्ण वर्तमान काल कोई होता ही नहीं है। तो मित्रों यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल, वैसा अगर अपूर्ण वर्तमान काल नहीं होता विकल्प में तो फिर वर्तमान काल राइट रहता, लेकिन यहाँ पे जूझ रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, गीता मोबाइल चला रही है, मोहन टीवी देख रहा है, इस प्रकार से अगर शब्द आता, वाक्य आता है तो अपूर्ण वर्तमान काल होता है। यहाँ पे प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे मित्रों। 7वां प्रश्न है, बिचारी ब्राह्मणी को चावल का पानी देकर दूध मांगने वाले बच्चों को फुसलाना पड़ा था, पहले की बात है मतलब। यह वाक्य किस काल का है? पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। तो मित्रों राइट आंसर बताइए, प्रश्न नंबर 7 में राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों इसका राइट आंसर है पूर्ण भूतकाल। देखिए पूर्ण भूतकाल का मतलब है कि ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया भूतकाल में बहुत पहले ही पूर्ण हो चुकी है, इसका बोध होता है। तो यहाँ बहुत पहले का बोध हो रहा है, पढ़ा था, पहले की बात है, पुरानी, तो पूर्ण भूतकाल ये आएगा। आसन्न भूतकाल में क्या होता है? कार्य भूतकाल में तो हुआ है लेकिन अभी अभी हुआ है। जैसे मोहन घर गया था, मतलब अभी गया था, ऐसा तो ही नहीं कि 2-4 साल पहले घर गया था, उसकी बात करेंगे। अपूर्ण भूतकाल में कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन उसकी पूर्णता का पता नहीं चले। तो मित्रों यहाँ पे पहला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है, द्रौपदी शब्द का सही विश्लेषण है। द्रुपद प्लस ई, द्रुपद प्लस ई बड़ी वाला, ठीक है, द्रौपद प्लस ई, द्रुपद प्लस ई, द्रो प्लस पद और द्रो प्लस पद। यहाँ सॉरी द्रौपदी नहीं है, द्रौपदी है। ये क्या है? ये द्रौपदी, द्रौपदी शब्द है यहाँ पे। तो मित्रों यहाँ द्रौपद, ये थोड़ा शब्द टाइपिंग में मिस्टेक है, डबल मात्रा लगेगी यहाँ द्रौपदी में। तो राइट आंसर बताइए। वैसे मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से टाइपिंग में वो जब टाइप करते हैं तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो मित्रों राइट आंसर बताइए। मैंने यहाँ पे लिख दिया शब्द। मित्रों राइट आंसर है, ये जो द्रौपदी शब्द है ये द्रुपद प्लस ई से मिलकर बना है। किससे? द्रुपद प्लस ई। ये द्रौपदी ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला है द्रौपदी, ठीक है, द्रुपद प्लस ई से मिला है। दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि देखिए ई प्रत्यय इसमें लगा है और ऊ का क्या हो जाता है? बड़ा ओ हो जाता है, तो द्रौपदी शब्द बन जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वां प्रश्न आता है, जहां वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो वह वाक्य होता है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर दीजिए। मित्रों इसका सही आंसर आता है सरल वाक्य। देखिए एक ही मुख्य क्रिया हो तो उसको क्या कहा जाता है? सरल वाक्य कहा जाता है। तो मित्रों यहाँ पे प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तंदुरुस्त बनो। यह वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से कोई नहीं। मित्रों वाक्यों में से और काल में से रीट भर्ती में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं हिंदी ग्रामर में। तो ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं, इनको कभी भी अधूरा मत छोड़ देना, पछताओगे बाद में। राइट आंसर बताएं मित्रों। साथियों इसका राइट आंसर आता है मिश्र वाक्य। देखिए कोई शब्द अगर की से, कोई वाक्य अगर की से जुड़ा हो तो वह 100% मिश्र वाक्य आता है। और मिश्र वाक्य में भी कौन सा? संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य कहलाता है ये। तो मित्रों यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 11 देखने वाले हैं। 11वां प्रश्न है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में सुनियोजित विकास पर बल दिया था। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या है? देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत और विकास पर बल। तो मित्रों उद्देश्य का विस्तार मतलब उद्देश्य को ही कर्ता कहा जाता है, तो आपको कर्ता या उद्देश्य का विस्तार बताना है।
मित्रों इसका राइट आंसर आता है प्रथम विकल्प, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। ये क्या है? उद्देश्य का या कर्ता का विस्तार है। क्या होता है कर्ता का विस्तार? कर्ता के पहले जो वाक्य होता है वही कर्ता का या उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे कर्ता या उद्देश्य है, तो इनके पहले वाक्य है देश के प्रथम प्रधानमंत्री, तो ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य या कर्ता का विस्तार। मित्रों समझ में आ रहा होगा, आशा है आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। लाइक कर देना अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया हो तो। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे मित्रों। 12वां प्रश्न आता है, मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। वाक्य रचना की दृष्टि से यह वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। मित्रों अभी बताया था मैंने कि जो वाक्य की से जुड़ा हो उसमें 100% मिश्र वाक्य ही आएगा, तो यहाँ पर भी दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे मित्रों। 13वां प्रश्न आता है, इस प्रकार स्पष्ट है कि युद्ध प्राणोत्सर्ग द्वारा अमर हो जाने की भावना भी योद्धाओं के लिए बलवती प्रेरणा का काम करती है। वाक्य रचना की दृष्टि से यह वाक्य है। कौन सा वाक्य है ये? साथियों इसका राइट आंसर है, ये भी मिश्र वाक्य है। देखिए यहाँ पर भी ये की से जुड़ा हुआ है। तो मित्रों यहाँ पे इसलिए मैंने ज़्यादा प्रश्न एक जैसे इसलिए लिए हैं ताकि जो ये आपका ज्ञान है ये स्थायी हो जाए, और एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, पूरी संभावना है ऐसा प्रश्न आने की, तो आपके प्रश्न गलत नहीं हो। मुझे पूरा विश्वास है चैनल से आपको कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को जरूर मिला होगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे मित्रों। 14वां प्रश्न आता है, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोहर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से, इस सूक्ति की पुष्टि करने वाला मुहावरा कौन सा है? 9 नगद 13 उधार, छूछे हाथ न लौटना, चोरी की दाढ़ी में तिनका और माथा टिकना। यह चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ये। तो साथियों राइट आंसर बताइए, ऊपर जो सूक्ति है उसका कौन सा अर्थ प्रकट करता है, कौन सा मुहावरा? मित्रों राइट आंसर है 9 नगद 13 उधार। ठीक है, 9 नगद 13 उधार से अच्छे होते हैं, मतलब जो आज मिल रहा है वो कल से बेस्ट ही मिलेगा, इसलिए यहाँ पे प्रथम विकल्प सही है। मित्रों प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। 15वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण के किस उपागम में पूरे पाठ्यक्रम को निश्चित स्तरों या कालों में बांट दिया जाता है? इकाई उपागम, प्रकरण उपागम, काल कर्मिक उपागम और सम्मिश्रण उपागम। तो मित्रों राइट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या रहेगा? मित्रों इसका राइट आंसर आता है काल कर्मिक उपागम, इसका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 15 में तीसरा विकल्प। देखिए निश्चित स्तरों या कालों में बांट रहे ना, तो काल कर्मिक उपागम। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखेंगे साथियों। 16वां प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, भाषा शिक्षक द्वारा श्रुतलेख उपागम का प्रयोग किन किन कौशलों को विकसित करने में सहायक है? जो श्रुतलेख उपागम है, मतलब श्रुतलेख मतलब सुनकर लिखना। अध्यापक आदर्श वाचन करता है, बोलता है किसी चीज को, और छात्र सुनकर लिखते हैं, तो उससे किन किन कौशलों का विकास होता है? श्रवण तथा पठन, श्रवण तथा लेखन, वाचन तथा लेखन, पठन तथा लेखन। तो मित्रों प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर बताइए। साथियों इसका दूसरा विकल्प सही है, श्रुतलेख से श्रवण कौशल का विकास होता है और लेखन कौशल का विकास भी होता है, क्योंकि अध्यापक बोल रहे हैं, छात्र सुन रहे हैं, तो श्रवण कौशल का विकास हुआ, और लिख रहे हैं तो लेखन कौशल का भी विकास हुआ। तो दूसरा विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे मित्रों। कक्षा शिक्षण में सामूहिक वाचन उपयोगी होता है उच्च स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, दोनों स्तर पर और कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर बताएं कि जो सामूहिक वाचन है वो किस स्तर पर अधिक उपयोगी होता है? मित्रों राइट आंसर है प्राथमिक स्तर पर सामूहिक वाचन अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सामूहिक रूप से बोलेंगे तो उनमें जो संकोच की भावनाएं हैं, बोलने में जो दिक्कत आती है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर दूर हो जाती है, इसलिए यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। एक बालक जो धीमा बोलता है उसे वाचन दक्षता में निपुण करने के लिए
निम्न में से कौन सा वाचन अधिक उपयुक्त है? बालक धीमा बोल रहा है तो विहंगावलोकन, मौन, एकल और आदर्श। तो मित्रों राइट आंसर बताइए। मित्रों राइट आंसर है एकल वाचन, क्योंकि देखिए धीमा बोल रहा है, धीमी गति, ठीक है, बहुत ही धीमा बोलता है, वो जोर से नहीं बोलता है। तो वाचन दक्षता में आपको निपुण बनाना है तो एकल वाचन यदि आप कराओगे तो उसकी जो बोलने की गति है, बोलने की जो स्तर है वो तेज हो जाता है। देखिए आदर्श वाचन तो अध्यापक करता है, विहंगावलोकन मौन वाचन का भाग है तो इसमें तो बोला ही नहीं जाता, और मौन वाचन में तो भाई साहब वाचन दक्षता कैसे विकसित होगी? तो मित्रों इस प्रकार इसका तीसरा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे मित्रों, बालकों में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास किस माध्यम से होता है? रचना शिक्षण के माध्यम से, पठन शिक्षण के माध्यम से, वाचन शिक्षण के माध्यम से या श्रवण शिक्षण के माध्यम से? तो साथियों राइट आंसर बताइए, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास किसके माध्यम से होता है? साथियों इसका राइट आंसर आता है, बालकों में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास रचना के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? रचना के माध्यम से। रचना करेंगे तो उनके अंदर जो विचार है, जो तथ्य आते हैं उनके दिमाग में, वो उस चीज़ को आसानी से अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार इसका प्रथम ही विकल्प सही रहेगा। मित्रों यहाँ पर रचना की जगह गद्य भी विकल्प में आता रहता है, तो ये भी याद रखना है कि गद्य शिक्षण से भी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है, क्योंकि गद्य शिक्षण भी रचना के अंतर्गत ही रचना शिक्षण भी गद्य के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न देखेंगे मित्रों, इकाई उपागम के प्रवर्तक है मॉरिसन, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु और वॉटसन। तो मित्रों इकाई उपागम मैंने बता रखा है, ये प्रश्न पहले भी। 20वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन है? साथियों राइट आंसर है H.C. मॉरिसन, हेनरी क्लेव मॉरिसन इकाई उपागम के प्रवर्तक है, तो पहला विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे साथियों, मौन पठन कौशल वाचन कौशल से भिन्न है क्योंकि? देखिए मौन पठन मतलब मन ही मन पढ़ना, बिना होठ हिलाए, बिना आवाज किए पढ़ना। वाचन कौशल से भिन्न है क्यों है? क्योंकि इसमें विषय वस्तु के आत्मसात पर बल दिया जाता है, इसमें विषय वस्तु के सस्वर उच्चारण पर बल दिया जाता है, यह वाचन कौशल का प्रारंभिक कौशल है और यह भाषा शिक्षण का प्रारंभिक कौशल है। तो साथियों राइट आंसर बताइए कि मौन पठन वाचन कौशल से भिन्न क्यों है? साथियों राइट आंसर है, इसमें विषय वस्तु के आत्मसात पर बल दिया जाता है मौन पठन में। मौन पठन क्यों करवाया जाता है? ताकि विषय वस्तु का आत्मसात छात्र कर सके। तो मित्रों यहाँ पे प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे साथियों, 22वां प्रश्न है, भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा क्या है? विचार विनिमय का माध्यम है भाषा, मानव का विचार विनिमय हेतु किया गया ऐच्छिक ध्वनि प्रयोग है भाषा, सांकेतिक भाषा या कूट भाषा? तो साथियों भाषा की परिभाषा बताइए। मित्रों राइट आंसर आता है, मानव का विचार विनिमय हेतु किया गया ऐच्छिक ध्वनि प्रयोग ही भाषा विज्ञान में भाषा कहलाता है। हालांकि विचार विनिमय का माध्यम भी भाषा ही कहलाता है, लेकिन इससे सटीक परिभाषा दूसरा विकल्प है, इसलिए आपका राइट आंसर भी दूसरा रहेगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे साथियों, 23वां प्रश्न आता है, भाषा दक्षता के कौशलों का सही क्रम है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, बोलना सुनना बोलना लिखना, पढ़ना सुनना बोलना लिखना, लिखना सुनना बोलना पढ़ना। तो ये तो सभी को याद होगा कि भाषाई कौशलों का सही क्रम क्या है? क्या है मित्रों? सुनना बोलना पढ़ना लिखना, LSRW क्या है? भाषाई कौशलों के सही क्रम है। पहला विकल्प सही है साथियों। साथियों प्रश्न 24 आता है, कविता शिक्षण में निम्न में से किस पाठ में ध्वन्यात्मकता पर बल दिया जाना चाहिए? कौशल पाठ पर, रस पाठ पर, बोध पाठ पर और उपयोजन पाठ पर। तो मित्रों ध्वन्यात्मकता पर बल किस में दिया जाना चाहिए, कौन से पाठ में? प्रश्न नंबर 24 का आंसर बताइए। मित्रों ध्वन्यात्मकता पर बल कौशल पाठ में दिया जाना चाहिए। किस में दिया जाना चाहिए? कौशल पाठ में। कविता शिक्षण के अंतर्गत जब कौशल पाठ होता है तब ध्वन्यात्मकता पर बल
दिया जाना चाहिए। लिख लेना इस प्रश्न को अगर आपको पहले से याद नहीं था तो। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे मित्रों। 25वां प्रश्न आता है साथियों, जब किसी परीक्षण में छात्र विभिन्न अवसरों पर या उसी प्रकार के भिन्न भिन्न परीक्षण पदों में प्राप्त फलांकों में समता होती है तो परीक्षा का यह गुण कहलाएगा व्यापकता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। मित्रों देखिए, अलग अलग अवसरों पर और या फिर अलग अलग परीक्षणों में उसी प्रकार के में प्राप्त फलांकों में समता समानता आ रही है तो इसको क्या कहा जाएगा? यह मूल्यांकन का कौन सा गुण कहलाएगा? प्रश्न नंबर 25 मित्रों, इसको कहा जाता है विश्वसनीयता। क्या कहा जाता है? विश्वसनीयता। जबकि जो वस्तुनिष्ठता होता है इसमें किसी भी प्रश्न का जो उत्तर होता है वो एक से अलग नहीं होता है, एक ही उत्तर होता है। तो वस्तुनिष्ठता और हर बार प्राप्तांकों में समानता आ रही है भिन्न भिन्न परीक्षणों में भी, तो मित्रों इसको ही विश्वसनीयता कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। 26वां प्रश्न है, उच्चारण दक्षता के विकास के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि अधिक उपयोगी है? बालकों में उच्चारण दक्षता का विकास करना है, संगीतमय प्रार्थना का आयोजन, विद्यालय में योग एवं व्यायाम क्रिया, नीर तीर जैसे खेलों का आयोजन और सामूहिक वाचन। तो मित्रों राइट आंसर बताइए, उच्चारण दक्षता का विकास यहाँ पर कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयोगी रहेगी? मित्रों प्रश्न नंबर 26 में राइट आंसर आता है संगीतमय प्रार्थना का आयोजन। देखिए वैसे विकल्प नंबर जो 4 दिया है प्रश्न नंबर 26 में, इससे भी उच्चारण दक्षता में विकास होता है, लेकिन यहाँ पर अशुद्ध उच्चारण होने का ज़्यादा चांस रहते हैं। संगीतमय प्रार्थना के आयोजन में देखिए संगीत भी वहाँ पर बज रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा रुचि बच्चों की होती है, इसलिए यहाँ पर प्रथम विकल्प सही रहेगा बजाय अन्य विकल्पों के। और जैसे ये विकल्प दिया हुआ है नीर तीर जैसे खेलों का आयोजन, तो इससे तो क्या श्रवण कौशल का विकास होता है, इससे उच्चारण कौशल का विकास होता है। और योग और व्यायाम से तो यहाँ पे होगा ही नहीं यहाँ कि भाई उच्चारण होगा, और सामूहिक वाचन से भी होता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? संगीतमय प्रार्थना का आयोजन। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे मित्रों। श्रवण कौशल वाचन कौशल से भिन्न है क्योंकि इसमें विषय वस्तु के आत्मसात पर बल दिया जाता है, इसमें विषय वस्तु के सस्वर उच्चारण पर बल दिया जाता है, यह पठन कौशल का प्रारंभिक रूप है और यह भाषा शिक्षण का प्रारंभिक कौशल है। तो श्रवण कौशल वाचन कौशल से भिन्न क्यों है? राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 27 का। है ना, टिपिकल प्रश्न लगे होंगे ना आज के। तो मित्रों राइट आंसर है यह भाषा शिक्षण का प्रारंभिक कौशल है। देखिए श्रवण कौशल वाचन कौशल से भिन्न क्यों है? क्योंकि श्रवण कौशल भाषा शिक्षण का प्रारंभिक कौशल है। देखो पठन कौशल का प्रारंभिक रूप श्रवण कौशल थोड़ी कहलाएगा, भाषा शिक्षण का प्रारंभिक कौशल कहलाएगा ये। अब विषय वस्तु के आत्मसात पर तो बल तो किस में दिए जाएंगे? मौन वाचन में। विषय वस्तु के सस्वर उच्चारण पर बल किस में दिया जाएगा? जो वाचन कौशल है उसके अंतर्गत। तो मित्रों यहाँ श्रवण कौशल वाचन से भिन्न क्यों है? क्योंकि यह भाषा शिक्षण का प्रारंभिक कौशल है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। 28वां प्रश्न है, बालकों में लिपि ज्ञान तथा सृजनशीलता का विकास निम्न में से किसके माध्यम से होता है? लिपि का ज्ञान और सृजनशीलता का विकास श्रुति लेख के माध्यम से, पत्र रचना के माध्यम से, निबंध लेखन के माध्यम से और उपयुक्त सभी के माध्यम से। तो मित्रों प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर बताइए। सीधा सा प्रश्न है, 28 का राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी से लिपि का ज्ञान और सृजनशीलता का विकास होता है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे मित्रों। 29वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण में श्रुति लेख उपगम विकास नहीं करता है, श्रवण लेखन और उच्चारण। तो मित्रों श्रुत लेख उपगम जो है वो किसका विकास नहीं करता है? साथियों राइट आंसर है उच्चारण। देखिए श्रुत लेख से उच्चारण का थोड़ी विकास होगा, श्रुत लेख से तो श्रवण और लेखन का, और एक विकल्प में दोनों दे दिए, तो इनका तो विकास होगा, लेकिन उच्चारण का विकास श्रुत लेख के माध्यम से नहीं होता है। मित्रों चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना अगर इतना वीडियो देख लिया है, क्योंकि यहाँ पे रोजाना मैं डेली टेस्ट सीरीज एक जरूर लेके आता हूँ, क्लासों के वीडियो भी लेके आता हूँ। प्रश्न नंबर 30वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों। त्रिफला में कौन सा समास है? द्विगु समास है,
अव्ययीभाव समास है, बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। तो मित्रों त्रिफला में आपको समास बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। मित्रों इसका राइट आंसर आता है त्रिफला में बहुव्रीहि समास है, द्विगु नहीं है, क्योंकि देखिए त्रिफला का मतलब होता है तीन फलों का समाहार। इसमें एक विशिष्ट जड़ी बूटी बन जाती है, ये जो तीन फल होते हैं, तो इस प्रकार इसका तीसरा अर्थ भी निकल जाता है विशिष्ट जड़ी बूटी, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है बहुव्रीहि। तो मित्रों कैसा लगा टेस्ट कमेंट करके जाना, प्रश्न कैसे लगे, कितने सही हुए जरूर बता के जाना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जल्द ही अगली क्लास का वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।